नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट के क्वेश्चंस का अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूपी टेट के हिंदी के प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो भी किया है, उससे आगे हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न हल करने वाले हैं जिनको हम लोग पूरा व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए तथा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी, अंताक्षरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, अंताक्षरी। अंत्याक्षरी जो है वो सही होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। इसमें भी शुद्ध शब्द का चयन करना है, हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है सुषमा, ऑप्शन बी सुषमा। मतलब कौन सा शब्द सही है? सुषमा लिखा हर ऑप्शन में सुषमा ही है, लेकिन कौन सा सही है ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सुषमा जो है ये सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय होगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा ये बताना है हम लोगों को। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। और प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय होते हैं ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओड़ा, ऑप्शन बी कह रहा है अक्कड़, ऑप्शन सी कह रहा है आक, ऑप्शन डी कह रहा है ऊ। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अक्कड़। घुमक्कड़ में जो है अक्कड़ जो है प्रत्यय होगा। अब देख लेते हैं ओड़ा। ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द, ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा भगोड़ा, भगोड़ा हो जाएगा। आग दिया गया है, आग प्रत्यय से बने शब्द कौन सा हो जाएगा? आग प्रत्यय से बना हो जाएगा तैराक, तैराक। ऊ दिया है, ऊ से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा बिकाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ आदि जो है इससे शब्द बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिबिया शब्द में प्रत्यय होगा। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है इया, ऑप्शन बी कह रहा है आ, ऑप्शन सी कह रहा है आई, ऑप्शन डी कह रहा है ई। तो डिबिया में प्रत्यय जो है वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिबिया में इया प्रत्यय हो जाएगा। और अन्य जो दिए हैं आ, आई और ई, इनकी चर्चा कर लेते हैं। आप प्रत्यय जो है इससे बना शब्द क्या हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा आ प्रत्यय से लिखा, लिखा, लिखा में आ प्रत्यय हो जाएगा। आई, आई में पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई, लिखाई आदि जो है हो जाएंगे। ई, ई में कौन सा हो जाएगा? जैसे हंसी, हंसी, ये जो है हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डिबिया में जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा? ईया प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिक्षुक शब्द में प्रत्यय शब्द का चयन करिए। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है आ, ऑप्शन बी कह रहा है उ, ऑप्शन सी कह रहा है उक, ऑप्शन डी कह रहा है अक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जो है हो जाएगा भिक्षुक शब्द में? तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, भिक्षुक शब्द में उक प्रत्यय हो जाएगा, भिक्षुक शब्द में उक प्रत्यय हो जाएगा। अन्य जो दिए हैं उनसे भी कौन कौन से शब्द बन सकते हैं ये देख लेते हैं। आ से बना हुआ शब्द हो जाएगा भार,
भार। ऊ से कौन सा शब्द बनेगा? ऊ प्रत्यय जो है उसका हो जाएगा तनु, तनु। और अक प्रत्यय दिया है, अक से कौन सा हो जाएगा? जैसे चालक, चालक, लेखक, अन्य भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी उक प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक में उक प्रत्यय सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है नीरद, ऑप्शन बी कह रहा है नीरज, ऑप्शन सी कह रहा है अंबुज, ऑप्शन डी कह रहा है अम्बु। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरद। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और नीरज और अंबुज जो है ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। नीरज और अंबुज ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, तथा अम्बु जो है ये पानी या जल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? पानी का पर्यायवाची अम्बु होगा। और नीरज और अंबुज ये कमल के पर्यायवाची हैं, तथा जो बादल का पर्यायवाची है वो नीरद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है हमें। कौन सा जो है सही होगा? ऑप्शन ए कह रहा है दूरदर्शी, ऑप्शन बी कह रहा है दत्तचित्त, ऑप्शन सी कह रहा है कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन डी कह रहा है जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, इंद्रियों पर को जीतने वाला, तो जितेंद्रिय हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। दूरदर्शी क्या होता है? दूर तक देखने वाला या दूर तक सोचने वाला, ये हो जाएगा दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला या दूर तक सोचने वाला। दत्त चित्र क्या होता है? दत्त चित्त होता है किसी काम को चित्त लगाकर या मन लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहलाता है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? तो कुशाग्र बुद्धि होता है बहुत तेज बुद्धि वाला, बहुत तेज, अति तीव्र बुद्धि वाला जो है कुशाग्र बुद्धि वाला कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। आहा शब्द क्या है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है संज्ञा, ऑप्शन बी कह रहा है सर्वनाम, ऑप्शन सी कह रहा है अव्यय, ऑप्शन डी कह रहा है विशेषण। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, अव्यय। आहा शब्द जो है वो अव्यय है। और अव्यय होते क्या हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी जो है विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दिया गया है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, वो संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण की भी चर्चा कर लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा की चर्चा कर ली हमने, सर्वनाम की चर्चा कर ली, विशेषण की चर्चा कर ली, और साथ ही साथ जो इस क्वेश्चन का आंसर है अव्यय, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार या चेंजेस उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है नदी, ऑप्शन बी कह रहा है पानी, ऑप्शन सी कह रहा है इलायची, ऑप्शन डी कह रहा है प्यास। तो इसका पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका जो ऑप्शन बी है पानी, वो पुल्लिंग हो जाएगा, पानी। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानते कैसे हैं ये हम आप लोगों को बहुत आसान सी ट्रिक बता रहे हैं। पुल्लिंग में क्या होता है, कोई भी शब्द दिया हो उसके आगे लगा के देख लेते हैं हम लोग, होता है, होता है। और स्त्रीलिंग में निकलेगा होती है। तो होता है, होती है से हम लोग पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग होता है। नदी होती है मतलब स्त्रीलिंग हो गई, इलायची होती है मतलब स्त्रीलिंग हो गई, प्यास होती है या लगती है मतलब स्त्रीलिंग हो गई,
पानी होता है, पानी होता है तो ये पुल्लिंग हो गया, और हमें पुल्लिंग, इस क्वेश्चन में हमें पुल्लिंग ही बताना था कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पानी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद है, कौन सा शब्द जो है वो पवन का संधि विच्छेद, कौन सा जो है ऑप्शन पवन का संधि विच्छेद है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है प धन अवन, ऑप्शन बी कह रहा है प धन वन, ऑप्शन सी कह रहा है कि पो धन अन, ऑप्शन डी कह रहा है पौ धन अन। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, पो धन अन, पो धन अन हो जाएगा पवन, ये हो जाएगा पवन, पो धन अन पवन। और ये किसका उदाहरण है, ये है अयाद संधि का उदाहरण, किसका, अयाद संधि का उदाहरण हो जाएगा। पवन जो है वो अयाद संधि का उदाहरण हो जाएगा। और अयाद संधि कहते किसे हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अयाद संधि क्या होती है, यदि ए ओ तथा औ के बाद, ए ओ तथा औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का जो है, यदि कोई असमान स्वर आए तो ए का जो है ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, और ओ का औ हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, तथा औ जो है उसका आव हो जाएगा, ओ का आव जो है हो जाएगा। यदि ए ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। ये हो गई तुम्हारी अयाद संधि। अयाद संधि, इसके हम लोग एक दो उदाहरण भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे ने में ए निकल रहा है हमारा, ने धन अन, ने धन अन, और हमने बताया कि ए का अय हो जाता है तो ये हो जाएगा नयन, ने धन अन नयन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग अय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नय धन अक ले लेते हैं, तो ये हो जाए अय का आय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नायक, क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पवन का तो एग्जाम्पल दिया है पो धन अन, औ का एग्जाम्पल ओ का दिया है, औ का ले लेते हैं हम लोग, औ हो जाएगा पौ धन अन। तो औ का क्या हो जाता है, औ का हो जाता है आव, तो ये हो जाएगा पावन, क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पावन हो जाएगा। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पो धन अन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी कह रहा है कि आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी कह रहा है कि अक्ल की दुम, ऑप्शन डी कह रहा है कि आबनूस का कुंदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कपटी मित्र के लिए हो जाएगा आस्तीन का सांप, क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और दांत कटी रोटी किसका होता है, दांत कटी रोटी होती है गहरी मित्रता का, गहरी मित्रता, ये हो जाएगा गहरी मित्रता का। और इसका अक्ल की दुम, इसका क्या हो जाएगा, अक्ल की दुम हो जाएगा अपने को होशियार समझने वाला, अपने को क्या समझने वाला, होशियार समझने वाले को अक्ल का दुम कहा जाता है, होशियार समझने वाले को। और आबनूस का कुंदा क्या होता है, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, कैसा मनुष्य, काले रंग का मनुष्य, अत्यंत काले रंग का मनुष्य जो है वो कहा जाएगा आबनूस का कुंदा। तो इसका ऑप्शन जो है कपटी मित्र का कौन सा हो जाएगा, आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा सही है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुनर्धन जन्म, ऑप्शन बी कह रहा है पु धन नरजन्म, ऑप्शन सी कह रहा है पुनः धन जन्म, ऑप्शन डी कह रहा है पुनर्धन आजन्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, ये जो है संधि इसमें कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनः धन जन्म ये हो जाएगी विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा
कर चुके हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं, देख लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, किसके साथ? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन जब विसर्ग के साथ मिलता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो बदलाव होता है, उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में संधि बतानी है कि कौन सी संधि है इत्यादि में। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है यण संधि, ऑप्शन बी कह रहा है कि वृद्धि संधि, ऑप्शन सी कह रहा है गुण संधि, ऑप्शन डी कह रहा है दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, इत्यादि में यण संधि हो जाएगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा इति धन आदि, इति धन आदि। ई का या हो रहा है यहाँ पे, ई का क्या, ई का जो है या में बदलाव हो रहा है, तो इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। और यण संधि की यहाँ पर हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं, क्या है यण संधि की परिभाषा। तो यण संधि की जो परिभाषा है वो ये है कि यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, ई उ री के बाद चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई उ री, उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा तथा री का जो है वो रा में परिवर्तन हो जाता है, रा में बदल जाते हैं। ई का या, उ का वा तथा री का रा हो जाता है। ये हो गए तुम्हारी यण संधि। अब इसके साथ हम लोग चर्चा कर लेते हैं वृद्धि संधि की भी। वृद्धि संधि में क्या कहा गया है कि यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, छोटा या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है ये। और इसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, एक और एक, एक धन एक, ये हो जाएगा एकाएक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एकाएक, एकाएक। तो ये हो गया एकाएक। तो ये हो गई वृद्धि संधि तुम्हारी। गुण संधि के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, वृद्धि संधि की चर्चा कर ली। अब देख लेते हैं गुण संधि। गुण संधि को भी देख लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है कि यदि आ या आ के बाद, मतलब छोटा या आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो ई का ए, उ का ओ तथा री का अर में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। ई का ए, उ का ओ तथा री का अर जो है वो हो जाता है। जैसे चंद्रधन उदय, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रधन उदय। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय, ये हो जाएगा चंद्रोदय। क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। तो ये जो है ऊ का जो है ओ में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, चंद्रोदय, ऊ का ओ में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गई हमारी गुण संधि। अब बची दीर्घ संधि, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दीर्घ संधि की भी चर्चा कर लेते हैं, किसे कहते हैं? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। मतलब समान ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो उन दोनों को मिलाकर जो है वो दीर्घ हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि हो गई। और इसका एग्जाम्पल है महाधन आशय, हाँ महाशय हो जाएगा, महाधन आशय, महाशय। क्या हो जाएगा? महाधन आशय, आशय, महाशय, महाशय। ठीक, ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। तो हमने यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि चारों की चर्चा कर ली हम लोगों ने। और इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो पवन वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने अयाद संधि की चर्चा की थी। तो ये स्वर संधि की पांचों संधियां हो गई, यण वृद्धि गुण दीर्घ और अयाद, ये पांचों हो गई। तो इसका इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो इत्यादि में हमारी हो जाएगी यण संधि। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है ये बताना है हम लोगों को। तो नाक रगड़ने का अर्थ बताना है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है कि नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी कह रहा है कि इज्जत देना, ऑप्शन सी कह रहा है कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन डी कह रहा है कि चापलूसी करना। तो नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा ये बताना है आप। तो नाक रगड़ने का अर्थ जो है वो हो जाएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ने का अर्थ हो जाएगा। और चापलूसी करना किसका अर्थ होता है? तो चापलूसी करना होता है तलवे चाटने का अर्थ। किसका होता है? तलवे चाटने का, तलवे चाटने का, तलवे चाटने का अर्थ जो है वो होता है
चापलूसी करना। तो इसका जो है ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना ना करने का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम बताना है हम लोगों को। उन्मूलन का विलोम क्या है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है उत्थान, ऑप्शन बी कह रहा है उत्कर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है रोपण, ऑप्शन डी कह रहा है अवनत। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अन्य जो दिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। उत्थान, उत्थान का क्या विलोम होता है, तो उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। और अवनति का हो जाएगा उन्नति, उन्नति। ये हो जाएंगे उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष, अवनति का जो उन्नत, और उन्मूलन का होता है रोपण। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। किस नाम से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बुलाया। तो आदिकाल जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चारण काल, ऑप्शन बी कह रहा है आदिकाल, ऑप्शन सी कह रहा है वीर काल, ऑप्शन डी कह रहा है बीज वपन काल, बीज वपन काल। तो अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने आदिकाल को जो है वो बीज वपन काल को के नाम से बुलाते थे, मतलब बीज वपन काल की संज्ञा दी इन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। और चारण काल किसने कहा है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ये जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन ने, जॉर्ज गियर्सन ने जो है आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल कहा है इसे। वीर काल किसने कहा है, वीर काल किसने कहा है, तो वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है। तो इसका ऑप्शन जो वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। ये पंक्ति दी गई है क्या है कि अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है। ये क्वेश्चन जो है 2013 के टेट में पूछा गया है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आलम, ऑप्शन बी कह रहा है बोधा, ऑप्शन सी कह रहा है ठाकुर, ऑप्शन डी कह रहा है घनानंद। तो इसके जो है लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे घनानंद। ये जो है घनानंद की पंक्ति है कि अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। शेख आलम की पंक्ति कौन सी है, इसकी भी एक पंक्ति की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इनकी पंक्ति जो है, इनका पूरा नाम, आलम का पूरा नाम शेख आलम है, और शेख आलम की जो पंक्ति है वो है कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। कटिको कंचन काट विधि और कुचन मध्य धरि दीन, ये जो है शेख आलम की पंक्ति है। इसके आगे बोधा की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बोधा की कौन सी पंक्ति है, बोधा की पंक्ति है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। कौन सी पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। ये जो है बोधा की पंक्ति है। रहे ठाकुर, तो इनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो है एक पंक्ति है कि हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। ये जो है ठाकुर की पंक्ति हो गई। क्या हो गई ठाकुर की, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। शेख आलम की कौन सी पंक्ति है, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। बोधा की हो गई कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है। और ठाकुर की हो गई कि हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। और जो इस क्वेश्चन का जो है अतिसूधो स्नेह को मार्ग है वो है घनानंद की पंक्ति। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी जो है उसका पर्यायवाची बताना है हम लोगों को। तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है या कालिंदी का पर्यायवाची क्या है ये बताना है हम लोगों को। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सरस्वती, ऑप्शन बी कह रहा है लक्ष्मी, ऑप्शन सी कह रहा है गंगा, ऑप्शन डी कह रहा है यमुना। तो कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। किसका, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं जो सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणापति या महाश्वेता। अन्य भी इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, वीणापति, वीणापति और महाश्वेता। महाश्वेता जो है ये सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। लक्ष्मी के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्मी किसे कहते हैं? तो लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची हरिप्रिया और पद्मा हैं। क्या हैं? हरिप्रिया और पद्मा, हरिप्रिया और पद्मा, ये इसके पर्यायवाची हैं। अन्य बहुत से पर्यायवाची हैं लक्ष्मी जी के। गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा के पर्यायवाची तो सभी ने पढ़े हुए। गंगा के पर्यायवाची भागीरथी, सुरसर जो है ये इसके पर्यायवाची हैं। भागीरथी, सुरसर, देवनदी, ये सुरसर, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। तो जो कालिंदी है वो किसका पर्यायवाची? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी कह रहा है कि देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी कह रहा है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, और इनकी पहली आत्मकथा थी कौन सी? तो वो थी मेरी आत्मकहानी। क्या थी? मेरी आत्मकहानी, आत्मकहानी, ये इनकी जो है पहली आत्मकथा थी। और ये इन्होंने 1941 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1941 ईस्वी में मेरी आत्मकथा, आत्मकहानी जो है लिखी थी। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। इसके आगे बात कर लेते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की जो है आत्मकथा है चांद सूरज की वीरन। ये इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखी थी, चांद सूरज की वीरन। और एक अन्य है नील यक्षिणी। नील यक्षिणी इन्होंने 1985 ईस्वी में लिखी थी, 1985 में जो है नील यक्षिणी। और चांद सूरज की वीरन जो है 1952, 1952। देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने जो है इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो है 1968 में इन्होंने लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं। नीर का निर्माण फिर 1970 में लिखी है। बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में इन्होंने लिखी है। ये इनकी 4 जो है आत्मकथाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखते हैं हम लोग इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सिर मारना, ऑप्शन बी कह रहा है सिर पर सेहरा बंधा होना, ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन डी कह रहा है कि सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य के प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ने का जो है अर्थ है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।